नमस्कार मेरे सभी प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने चहेते YouTube चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं दोस्तों फरवरी माह के राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर अपने चर्चा करने वाले हैं उन तमाम बिंदुओं को जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए ज़्यादा समय जाया ना करते हुए रुक करते अपने सेशन की ओर। और आज का अपना प्रथम जो बिंदु रहने वाला है वो हिम बिंदुओं को लेकर अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं और इस सेशन का आगाज करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी। इन्हें क्या किया, 30 जनवरी 2024 को हिम तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया कि अभी जो वर्तमान में हिम तेंदुओं की संख्या है वो कितनी हो चुकी है? हिम तेंदुओं की संख्या 718 हो चुकी है। यह जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये 2 चरणों में चलाया गया था, 2019 से 2023 तक। भारतीय वन्यजीव संस्थान हिम तेंदुओं की आबादी का आंकलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान में कितनी संख्या हो चुकी है? तो 718 हिम तेंदुओं की संख्या है। लगभग कितनी है? 718। ये अपने को ध्यान में रखना है। अलग अलग स्टेट में क्या है, अलग अलग इनकी संख्या है। ये इतना अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार? 9वीं बार। ये कौन से दल से हैं? तो जनता दल से हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। देश के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के चलते हुए जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार शपथ ग्रहण की। कितनी बार दोस्तों? 9वीं बार। नीतीश कुमार जी मार्च 2000 में पहली बार, और नवंबर 2005 में दूसरी बार, नवंबर 2010 में तीसरी बार, फरवरी 2015 में चौथी बार, नवंबर 2015 में पांचवी बार, जुलाई 2017 में छठी बार, नवंबर 2020 में सातवीं बार, अगस्त 2022 में आठवीं बार और जनवरी 2024 में 9वीं बार क्या बने हैं? बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनके द्वारा क्या दिलाई गई? नीतीश कुमार जी को सहित कुल 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। नवगठित सरकार ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। सीएम कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार जी। उप सीएम कौन है? तो अपने को याद रखना है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी। इनके साथ दोस्तों अन्य जो शपथ ग्रहण की मंत्री कौन है? तो प्रेम कुमार जी हैं, विजेंद्र प्रसाद जी हैं, श्रवण कुमार हैं, विजय कुमार हैं और संतोष कुमार सुमन है और सुमित सिंह निर्दलीय हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। जो नीतीश कुमार जी 9वीं बार सीएम बने हैं, जो अपना गठबंधन है वो किसी आपसी मनमुटाव को लेकर तोड़ा, फिर भाजपा के साथ अगेन मिले और उसी दिन मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। इस प्रकार इनकी जो पृष्ठभूमि रही है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पूर्व में इनका जो गठबंधन था वो राजद के साथ था। जनता दल का किसके साथ गठबंधन कर सरकार बनी हुई थी? राजद के साथ। और आपसी मनमुटाव के कारण इन्होंने क्या किया? अपने गठबंधन को भंग करते हुए 28 जनवरी 2024 को सुबह अपना त्यागपत्र राज्यपाल जी को सौंप दिया और बोले कि हम जल्द ही अपनी नई सरकार भी बनाएंगे। ऐसा इन्होंने दावा पेश किया। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं और पुनः अपनी सरकार बनाते हैं, और जिसके बाद 28 जनवरी को ही शाम को नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी बिहार की कौन सी बार बने? 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा दोस्तों फैक्ट? अब कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अपने जो विचार है साझा कीजिएगा। 75वां गणतंत्रता दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा गणतंत्रता दिवस था? आपकी बार 75वां गणतंत्रता दिवस था। इसका बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया गया कर्तव्य पथ पर। आइए जानते हैं संपूर्ण विषय वस्तु के बारे में। अब की बार 75वां गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 2024 को बड़ी धूमधाम से बनाया गया और मुख्य समारोह देश की राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। कर्तव्य पथ पर आयोजित 75वें गणतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या मिला? राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। कितनी तोपों की दोस्तों? 21 तोपों की सलामी दी गई। और अपने मुख्यमंत्री अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों।
एमैनुअल मैक्रों क्या थे, मुख्य अतिथि थे और उनके साथ अपने राष्ट्रपति बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे और ऐसा 40 वर्ष के बाद हुआ है। पहले भी अतिथि और राष्ट्रपति जो होते थे हमारे देश के, वो बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर आते थे और ऐसा 40 साल बाद हुआ है कि मुख्य अतिथि और भारत के राष्ट्रपति बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे। ये अपने को ध्यान में रखना है। दोनों राष्ट्रपतियों का आगमन भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक की निगरानी में हुआ। इस अंगरक्षक दस्ते में 1773 ईस्वी में अपनी स्थापना के बाद से सेवा के 250 वर्ष पूरे किए गए हैं। यह छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने। विगत वर्ष 2023 की बात करें अपने गणतंत्र दिवस की, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। तो पिछली बार कौन से, तो सीसी थे। सीसी क्या थे, मुख्य अतिथि थे। और 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। कौन दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। तो इस प्रकार अपने को ध्यान में रखना है। अपना प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में। तो मुख्यमंत्री को परेड की धुन है वो अच्छे से सुनाई दे, तो सुकर्ण, कर्ण मैंने क्या होता है, कान, तो सु मैंने होता है अच्छे कानों वालों को क्या बनाया गया, मुख्य अतिथि बनाया गया। इस तरीके से आप क्या रखते हैं, याद रख सकते हैं। थीम क्या थी दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस की, तो इस बार थीम थी गणतंत्र दिवस की विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी जननी। भारत लोकतंत्र की जननी, ये अपनी थीम थी, ये आपको याद रखनी है। इस बार समारोह की शुरुआत बैंड बाजों की बजाय पहली बार 100 महिला कलाकारों के द्वारा संगीत वाद्य यंत्र जैसे शंख, नाद स्वरम और नगाड़ा आदि बजाते हुए की गई। क्या किया, महिला कलाकारों ने बैंड बाजों की बजाय क्या किया, संगीत वाद्य यंत्र के साथ परेड की। ये अपने को ध्यान में रखना है। परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से ऑल वीमेन मार्चिंग कॉन्टिजेंट शामिल हुआ। कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में महिला सशक्तिकरण पर कुल कितनी झांकियां थी, तो 26 झांकियां प्रदर्शित की गई। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को लेकर पूर्ण जोर दिया गया और पूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका अदा की महिलाओं ने हर क्षेत्र में। परेड के मुख्य आकर्षण राष्ट्र निर्माण, पहले भी, अब भी और आगे भी और हमेशा, थीम पर दिग्गजों की झांकी रही, जिसमें देश की सेवा में पूर्व सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को प्रदर्शित किया गया। परेड में 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की गई। राजस्थान की झांकी का विषय था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान की झांकी का विषय था विकसित भारत में पधारो हमारे देश। अपनी छवि अलग ही, अपना रंगीला राजस्थान प्रदर्शित करता है कि विकसित भारत में पधारो हमारा देश, ये अपनी झांकी का विषय था। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की झांकी थी चंद्रयान 3 को लेकर। भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक गाथा, इस प्रकार इसरो ने भी अपनी एक झांकी प्रस्तुत की थी। बात करें दोस्तों डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ ने अपनी झांकी प्रस्तुत की थी। उनकी थीम थी भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष जैसे सभी 5 आयामों में रक्षा कवच प्रदान करके राष्ट्र की रक्षा करने में महिला शक्ति विषय पर आधारित थी। और इसकी दल कमांडर उत्कृष्ट वैज्ञानिक सुनीता देवी जैना थी। आईएएफ की झांकी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर थीम पर आधारित थी। 75 में गणतंत्र दिवस की परेड के हिस्से के रूप में पहली बार सभी महिलाओं की त्रिय सेवा टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इसका नेतृत्व सैन्य पुलिस की कैप्टन संध्या ने और संध्या जी के 3 अतिरिक्त अधिकारी कैप्टन श्रेया राव, सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि राव के साथ किया। सर्व महिला सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा दल का नेतृत्व मेजर सृष्टि खुल्लर ने किया। इसमें आर्मी डेंटल कोर में कैप्टन अंबा सामंत, भारतीय नौसेना में सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना और भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या पीरा शामिल है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर ने किया। और भारतीय तटरक्षी की बात करें आईसीजी की, तो दल का नेतृत्व चुनौती शर्मा ने किया। तट पर क्या देते हैं, हमने चुनौती देते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये सभी जो सेनाएं हैं उनका नेतृत्व केवल पुरुषों ने नहीं करके क्या किया था, महिलाओं ने किया था। महिला सशक्तिकरण को अपने गणतंत्र दिवस में क्या किया था, प्रोत्साहन दिया गया था और महिलाओं को आगे रखा गया था। अपने देखेंगे कि एनसीसी परेड में
ऑल गर्ल ट्रेन सर्विस मार्चिंग दस्ता, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर तन्नू तेवतिया ने किया। इस पर सभी महिलाएं ने अपनी अहम भूमिका अदा की थी। वर्ष 1953 में स्थापित 61वीं कैवलरी का नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत ने किया और फ्रांस ने भी के 33 सदस्यीय बैंड टुकड़ी, 95 सदस्यीय मार्चिंग दल ने भी 75वें गणतंत्र दिवस पर परेड में भाग लिया। भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ फ्रांसीसी वायुसेना ने भी अपनी एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT विमान और 2 राफेल विमान के साथ इस वर्ष फ्लाई पास्ट में भाग लिया। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में 2024 के लगभग 1500 किसानों और उनके जीवन साथियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड कपड़ा इंस्टॉलेशन का प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा लगातार तीसरे वर्ष नारी शक्ति की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति संकल्प से सिद्धि विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे भारतम प्रस्तुत किया गया। अपने को याद रखना, वंदे भारतम कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था? यह वंदे भारतम प्रस्तुत किया गया था। इस बार कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 18 राज्यों से लाई गई 1900 साड़ियों का प्रदर्शित की गई थी। अनंत सूत्र में क्या किया गया था? 1900 साड़ियों को प्रदर्शित किया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। भारत पर्व और पराक्रम पर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के साथ दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस का शुभारंभ 23 जनवरी 2024 को किया। यह समारोह 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। पराक्रम पर्व और भारत पर्व और पराक्रम दिवस, तो इसका शुभारंभ दोस्तों 23 जनवरी को किया गया। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का गहन विरासत पर प्रकाश डाला गया। पराक्रम दिवस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर्व का भी शुभारंभ किया, जो 31 जनवरी तक जारी रहा। दोनों एक ही दिवस पर स्टार्ट होते हैं, 23 जनवरी को भारत पर्व और पराक्रम दिवस, ये अपने को ध्यान में रखना है, और 31 जनवरी तक रहा। बीटिंग रिट्रीट समारोह 75वां गणतंत्र दिवस 2024 का समारोह का समापन 29 जनवरी 2024 को विजय चौक पर आयोजित होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह द्वारा हुआ। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और CAPF के बैंड द्वारा बजाई जाने वाली सभी भारतीय धुनें सुनाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद न रखें तो भी काम चलेगा, लेकिन ये आपको याद रखना है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में प्रथम पुरस्कार मिला, और जो इस झांकी का संदेश था वो था भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत है लोकतंत्र की जननी, जो इस गणतंत्र दिवस की क्या थी, थीम थी, उसी थीम पर आधारित था, और क्या रही, संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। जीवंत गांवों को दर्शाने वाली गृह मंत्रालय झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला। ओडिशा की झांकी को पैनल चॉइस कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा, और जबकि दोरेडो गांव पर्यटन गांव को प्रदर्शन करने वाली गुजरात की झांकी ने पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये अपने को ध्यान में रखना है। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में कि दोस्तों उत्तर प्रदेश ने दूसरा और आंध्र प्रदेश ने तीसरा स्थान, और पैनल चॉइस कैटेगरी में गुजरात दूसरे और जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। अब पैनल चॉइस कैटेगरी क्या है और पॉपुलर कैटेगरी चॉइस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में विजेताओं को चयन करने के लिए माई गवर्नमेंट ऐप के माध्यम से सार्वजनिक मतदान किया गया था। दोस्तों एक माई गवर्नमेंट ऐप है, उसके द्वारा सार्वजनिक सभी लोगों के द्वारा मतदान करवाया गया था, जिसमें सभी को सबसे ज़्यादा जिसको मत प्राप्त हुए उसे क्या किया, विजेता घोषित किया गया। वहीं पैनल चॉइस की बात करें तो इसमें 3 जजों का पैनल बनाया गया था, और 3 जजों के निर्णय के आधार पर झांकी को स्टेट को अलग अलग श्रेणियों में बतलाया गया था जजों के द्वारा। बात करें अपने नेक्स्ट बिंदु की, तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति की 2 दिवसीय भारत यात्रा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर 25 जनवरी 2024 को भारत आए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस यात्रा के दौरान भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी हुए, और मैक्रों इससे पहले मार्च 2018 में स्टेट विजिट पर भी क्या है, भारत आए थे। इस यात्रा प्रवास पर राष्ट्रपति मैक्रों पेरिस से सीधे जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आमेर किला, हवा महल, जंतर मंतर तथा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां प्रधानमंत्री द्वारा क्रय की वस्तुओं का UPI से भी भुगतान
किया गया। जयपुर में वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो में शामिल हुए। रामबाग पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। जयपुर में दोनों देशों के नेताओं के मध्य द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी आया था और विदेश, रक्षा और संस्कृति मंत्री इसमें शामिल थे। क्या क्या समझौते हुए जान लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, आर्यन स्पेस के बीच उपग्रह परीक्षण के लिए MOU हुआ। टाटा और एयरबेस हेलीकॉप्टर के बीच H-125 हेलीकॉप्टर के निर्माण की औद्योगिक साझेदारी हुई। भारत और फ्रांस के बीच एक रक्षा औद्योगिक साझेदारी रोड मैप पर सहमति बनी, जो मुख्य सैन्य हार्डवेयर एवं प्लेटफॉर्म का सह विकास, सह उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा। फ्रांस की ओर से फ्रांस में मास्टर कर रहे भारतीय छात्रों को सगेन वीजा, ये एक दोस्तों सगेन वीजा एक कानूनी प्रकार की क्या मान्यता मिल जाती है कि अपने उस क्षेत्र में वो सगेन जो क्षेत्र है वो 25 कुल देशों का क्षेत्र है, उसमें अपने क्या कर सकते हैं, मुक्त रूप से अपने उसमें यात्रा कर सकते हैं बिना किसी प्रतिबंध के। तो ये है, इसके बारे में जान लेते हैं। उसकी पहले वैलिडिटी होती थी 1 वर्ष होती थी, उसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। सेकेंड वीजा एक ऐसा वीजा है जो व्यक्ति को कानूनी तौर पर देश के अंदर यात्रा करने की परमिशन देता है। यह फ्रांस समेत 25 देशों में मान्यता है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत सेनेगल में सौर अकादमी स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस के मार्शल शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास और हैदराबाद में फ्रांसीसी ब्यूरो भी स्थापित किया जाएगा। ऐसा इनके बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। दोनों देशों ने वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। ये मुख्य फैक्ट थे जिनके अपन चर्चा की। न्यूज फैक्ट में जान लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों सितंबर 2023 में G20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जुलाई 2023 को फ्रांस की बास्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। वह इस परेड में शामिल होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह बास्टिल डे परेड में शामिल हुए थे। इस बार वर्ष 2024 में फ्रांस के 4 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इन 4 लोगों में सुचार्लोट चोपिन, पीरे सिल्वेन फिलियोजेट, फ्रेड नेग्रिट और किरण व्यास ये शामिल है। इनको फ्रांस के 4 लोगों को क्या दिया जाए, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी जारी की गई है, उसमें अपन जान लेते हैं। उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 25 जनवरी 2024 को उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। उच्च शिक्षा में दोस्तों जो 2020-21 में कुल नामांकन है वो 4.14 करोड़ है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सॉरी, ये 2020 और 21 में 4.14 करोड़ थे, जो बढ़कर 2021-22 में 4.33 करोड़ हो चुके हैं। और बात करें महिला नामांकन की, तो महिला नामांकन बढ़कर 2021-22 में बढ़कर क्या हो गया, 2.07 हो चुका है। ये दोस्तों अपने परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें अपने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, उसके बारे में जानते हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा 12:29:08 से 12:30:32 के बीच शुभ मुहूर्त में की गई। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी 2024 से क्या हो गया था, शुरू हो गया। इस शुभ अवसर पर नरेंद्र मोदी जी का मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे और नव निर्मित मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा यह मूर्ति बनाई गई। भगवान राम की मूर्ति बनाने में उपयोग किया जाने वाला काला पत्थर कर्नाटक से आया। यह पत्थर मैसूर के पास HD कोटे और उत्तर कन्नड़ जिले में करकला में ही मिलता है। भगवान राम की 5 वर्षीय बाल स्वरूप की 51 इंच ऊंची मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में अजानुबाहुई मूर्ति के हाथ में तीर और धनुष है। रामलला की मूर्ति के ऊपर स्वस्तिक, ओम, चक्कर, गदा और सूर्यदेव विराजमान है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार उकेरे गए हैं। मूर्ति में नीचे एक और हनुमान जी और दूसरे गुरु जी उकेरे गए हैं। मंदिर के वास्तुकार कौन है,
तो वास्तुकार है चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके पुत्र आशीष जी द्वारा यह डिजाइन किया गया है। भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है। इसकी लंबाई 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई बात करें तो 161 फीट है। कुल 392 स्तंभ, 44 दरवाजे हैं और इन पर स्तंभों पर और दीवारों पर देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। 3 मंजिला मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में स्थित है और 32 सीढ़ियां चढ़कर इसमें सिंह द्वार तक पहुंचा जाता है। कुल 5 मंडप हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, शुभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। याद कैसे रखेंगे? नृत्य करते हैं वहां पर कैसे? रस पी के। नृत्य किया कैसे? रस पी के। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। र से याद रखेंगे रंग, स से याद रखेंगे सभा, पी से याद रखेंगे प्रार्थना, के से याद रखेंगे कीर्तन। नृत्य किया कैसे? रस पी के। तो इस प्रकार अपनी याद रखने वाले हैं। तो दोस्तों याद रह जाएंगे ना, इस प्रकार याद रहने वाले हैं। दोस्तों जोश और जुनून बनाए रखिएगा, ऐसे बिल्कुल हताश होने वाली बात नहीं है। पढ़ना है तो अपने को पढ़ना है। मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। प्रवेश के द्वार भव्य आकृतियों में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर की गुलाबी पत्थर का प्रयोग हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा से आए जटिल नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे इसमें लगाए गए हैं और पॉलिश की हुई सागौन की लकड़ी कहाँ से है? महाराष्ट्र से आई है। ये है दोस्तों, याद रखिएगा, सूर्य तिलक तंत्र। राम मंदिर की एक अनूठी विशेषता है इसका सूर्य तिलक तंत्र, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर वर्ष रामनवमी पर दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें भगवान राम की मूर्ति पर माथे पर पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूर्य तिलक यंत्र। इसके लिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने सूर्य पथ पर तकनीकी सहायता की प्रदान की, जबकि ऑप्टिका बेंगलुरु इसके लेंस और पित्तल ट्यूब के निर्माण में शामिल है। और इस मंदिर में की तकनीकों में विभिन्न संस्थाओं ने योगदान दिया, जो है भारतीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर शामिल है। इस प्रकार इन संस्थानों ने अपनी अहम भूमिका अदा की। न्यूज़ फैक्ट दोस्तों ये जान लेते हैं। मुगल बादशाह बाबर ने कमांडर मीर बाकी द्वारा 1528 में अयोध्या के राम मंदिर को नष्ट कर उसके ढांचे बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। राम मंदिर पर बनाई गई बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय में अयोध्या की पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला को दे दी। जमीन का कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहने का कहा गया। शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन आवंटित करने के भी निर्देश भी दिए। लोकसभा में 5 फरवरी 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करने की घोषणा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी और 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस प्रकार अपने अयोध्या मंदिर के बारे में जाना संपूर्ण जानकारी को। अब चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। कौन सा? प्रेरणा। प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत जनवरी 2024 से की गई। यह कार्यक्रम दोस्तों 1888 में स्थापित गुजरात के महसाना जिले के वडनगर में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से शुरू होगा। यह वर्नाकुलर स्कूल कब पर स्थापित किया था? 1888 में। वहां से इस प्रेरणा कार्यक्रम को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना, जिससे उनके नेतृत्व के गुणों का सशक्त बनाया जा सके। क्या बनाया? नेतृत्व के गुणों का सशक्त बनाया जा सके। दोस्तों बात करें इसके कार्यक्रम का प्रारूप क्या रहने वाला है। प्रेरणा कक्षा 9 से 12वीं के चयनित छात्राओं के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले आवासीय कार्यक्रम है। देश के विभिन्न हिस्सों के प्रति सप्ताह 20 चयनित छात्रों को एक बैच इस कार्यक्रम में भाग लेगा। IIT गांधीनगर द्वारा तैयार प्रेरणा स्कूल का पाठ्यक्रम 9 मूल्य आधारित विषयों पर बना हुआ है, जिनमें स्वाभिमान और विनय, शौर्य और साहस, परिश्रम और समर्पण, करुणा और सेवा, विविधता और एकता, सत्यनिष्ठा और शुचिता, नवाचार और जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास,
स्वतंत्रता करते हुए शामिल है। दोस्तों इसका सिलेबस किसने डिजाइन किया है? तो IIT गांधीनगर द्वारा, IIT गांधीनगर द्वारा सिलेबस इसका डिजाइन किया है। और कुल कितने विषय हैं? 9 विषय हैं, ये अपने को ध्यान रखने हैं। कौन कितने हैं? 9 मूल्य हैं। किसने तैयार किया है? IIT गांधीनगर द्वारा तैयार किया गया है। और पृष्ठभूमि क्या रहने वाली है? प्रेरणा। भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन को जोड़ने वाली गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की आधारशिला है। तो इस प्रकार अभी प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया गया, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, सभी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। उसके मुख्य बिंदु है वो अपने पढ़ लेते हैं। कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ प्रवेश नहीं देगा। कोचिंग संस्थान BA से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्ति नहीं देगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को फीस की रसीद देनी होगी। यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के लिए पूरी फीस जमा कर देता है लेकिन कोचिंग बीच में ही छोड़ देता है तो बची हुई फीस 10 दिन के भीतर वापस करनी होगी। एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेगी। स्कूल की क्लासेस के समय विद्यार्थी कोचिंग क्लास नहीं करेंगे। कोचिंग संस्थान छात्र के अच्छे परिणाम का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकेंगे। इस प्रकार ये तमाम जो दोस्तों गाइडलाइन है वो आप पढ़ लीजिएगा, जो कि अपने को जानकारी इनकी होनी चाहिए। अगर कोई दोस्तों इन गाइडलाइन का उल्लंघन करता है, कोई कोचिंग संस्थान इसे का फॉलो नहीं करता है, तो पहली बार उसे 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार उसे 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार क्या पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र का शुभारंभ दोस्तों कोच्चि केरल के मेकर्स गांव में 17 जनवरी को किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र का शुभारंभ। फारसी को भारत के 9 शास्त्रीय भाषाओं में होगी शामिल। तो फारसी क्या 9वीं शास्त्रीय भाषा बन चुकी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, विदेश मंत्री कैसे याद रखेंगे? विदेश में क्या है? जय हो शंकर की। विदेश में भी क्या है? जय शंकर की। विदेश में भी शंकर की क्या है? जय बोली जाती है। इस तरीके से अपने याद रखने वाले हैं। विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक रूप में शामिल करने की घोषणा की है। जयशंकर ने अपनी ईरान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 15 जनवरी को ईरानी समकक्ष H अमीर अब्दुल्लाहिन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की। वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषाओं को तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा को मान्यता दी गई है, जबकि इनमें से तमिल 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा थी, जबकि ओडिशा को नवीनतम शास्त्रीय भाषा के रूप में 2014 में शामिल किया गया। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाली और प्राकृत को भी संरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार इस सूची में फारसी 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल की जाएगी। राज्य भाषा की 56 सीटों पर चुनाव की घोषणा दोस्तों अभी की गई है। ठीक है, जो 15 राज्यों की 56 सीटों पर अभी 29 जनवरी 2024 को की गई। इन सीटों पर मतदान है वो 27 फरवरी 2024 को होगा। उत्तर प्रदेश से 10 सीटों पर, महाराष्ट्र और बिहार से 6 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5 सीटों पर, गुजरात कर्नाटक से 4 सीटों पर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा में 3 सीटों पर और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव होना है। राज्यसभा में 50 सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को और 6 सदस्यों का कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें रिक्त हो रही है। इन सीटों पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सांसद हैं, जबकि 1 सीट से किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद वे विधायक बन गए और उन्होंने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार इन 3 सीटों पर क्या हो गए? राजस्थान में चुनाव हो गए। ये अपने को ध्यान में रखना है। 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को अभी हरी झंडी दिखाकर 30 दिसंबर 2023 को उद्घाटन करके अमृत भारत ट्रेनों और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है। इनके टूर है वो अपने को ध्यान में नहीं रखनी। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट अभी दोस्तों ये जारी की गई है। ये इसमें कोई विशेष बात है नहीं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों? देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जो कहाँ पर है? मुंबई में। इसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नाहवा सेवा अटल सेतु।
उसका उद्घाटन 12 जनवरी को किया गया। 12 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सवारी नावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। प्रधानमंत्री ने इस पुल की आधारशिला दिसंबर 2016 में रखी थी। इस पुल की कल्पना शहरी परिवहन के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों की आवाजाही आसान बनने और सुधार करने को लेकर की गई है। आपको तो ध्यान में रखना है कि देश के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है, अटल सेतु, जिसका उद्घाटन कब किया गया, 12 जनवरी 2024 को किया गया। कुल लागत कितनी है दोस्तों, तो 17,840 करोड़ की लागत से बना है, 21 किमी लंबा है और 6 लेन वाला है। समुद्र के ऊपर इसकी लंबाई है वो 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर 5.5 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। आइए इसकी एक झलक देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों अटल सेतु। कौन सा, अटल सेतु, जिसकी समुद्र में इसकी क्या है कुल कितनी लंबाई है तो 61.5 है और धरातल पर इसकी जमीन पर बात करें तो 5.5 किलोमीटर है। कैसा है दोस्तों, 6 लेन है। ये अटल सेतु कहाँ पर बनाया गया है, मुंबई में यह बनाया गया है। तो कैसे लगा दोस्तों अटल सेतु, अपना बदलता हुआ भारत और विकासशील से विकसित की ओर प्रशस्त अपना भारत आपको कैसा लग रहा है। अपने निरंतर अपनी क्रोनोलॉजी में लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और अच्छा विकास हो रहा है। अटल सेतु है जिसकी अपनी अभी चर्चा की है और बहुत वर्क ऐसे चल रहे हैं जो अपने विकसित की ओर अपने भारत को प्रशस्त कर रहे हैं। ये अपने लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। और अब ज़्यादा समय जाया न करते हुए अपने रुक करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की तरफ। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों 4 धामों में से एक धाम है। जैसे बोलते हैं अपने 4 धामों की यात्रा करेंगे, उनमें से एक है धाम है जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है उनके अभी क्या किया हेरिटेज कॉरिडोर बनाया गया है। इस परियोजना को श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प अथवा श्री मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर नाम दिया गया है। तथा इसे ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा पूरा किया गया है। इसका उद्घाटन दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा 17 जनवरी 2024 को किया गया। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, कैसे याद रखेंगे, देखो ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा यानी ओडी तो कैसी बढ़िया लगती है, ओडी तो नवीन यानी न्यू होती है, नई होती है, तब क्या लगती है, सुंदर लगती है ओडी। तो ओडी यानी ओडिशा और नई यानी न्यू नवीन से अपने याद रखें नवीन पटनायक। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं जिन्होंने क्या किया, जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। अब अपने पढ़ते हैं न्यूज इन शॉर्ट। नवयुग प्रवर्तक क्या है, नमो। नरेंद्र मोदी को कहा गया दोस्तों नवयुग प्रवर्तक, मंत्रिमंडल सदस्यों ने कहा है। 24 जनवरी 2024 को आयोजित की गई मंत्रिमंडल की एक बैठक जिसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रस्ताव पारित कर सहस्त्रावधि की कैबिनेट यानी कैबिनेट ऑफ मिलेनियम कहा गया था। इस बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी को नवयुग प्रवर्तक की उपमा दी। ये अपने को ध्यान में रखना है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगनमोहन रेड्डी। रेड्डी नाम आ गया ना दोस्तों, जिसके अंत में रेड्डी आ गया, वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करेंगे। 99% याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने भीमराव अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को किया गया। भीमराव अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जिसका नाम दिया गया है। इससे पहले तेलंगाना में अम्बेडकर की 175 फीट ऊंची प्रतिमा थी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्वराज मैदान में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो क्या है, भीमराव अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अभी बनाई गई है। देख लेते हैं इसकी झलक। ये 125 फीट ऊंची है और यह मूर्ति 81 फीट के मंच पर बनी हुई है। यह विश्व के शीर्ष 50 ऊंची मूर्तियों में से शामिल होगी। तो एक झलक अपने स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की देख लेते हैं। यह था अपना अटल सेतु, ये है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति वो 125 फीट की है और 81 फीट के एक मंच पर यह बनाई गई है। तो कैसे लगे दोस्तों आपको स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, बताइएगा। इसे आप आसानी से याद
रहने वाली है। कहाँ पे बनी है? आंध्र प्रदेश में बनी है, विजयवाड़ा में। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, आयुष दीक्षा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद, आयुष, अगर आपने आयुष यानी आयुर्वेद का इस्तेमाल करेंगे तो सभी क्या रहेंगे? आनंद रहेंगे। तो आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर ओडिशा में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला 20 जनवरी 2024 को रखी। यह संस्थान आयुष पेशेवरों और विशेष रूप से आयुर्वेद जुड़े लोगों को क्या देगा? ट्रेनिंग देगा, और इसमें कुछ खास नहीं है। मूल प्रवाह 2.0, ये दोस्तों नैतिक मूल्यों के प्रति सजग करता है। यूजीसी के द्वारा चलाया गया है। पहले ये 2019 में चलाया गया था, जिसका नाम था मूल प्रवाह, और वर्तमान में उसका जो नया वेरिएंट आया है वो है 2.0। तो ये इसके अपनी चर्चा कर लेते हैं। मूल प्रवाह 2.0 मूल प्रवाह का संशोधित कार्यक्रम है, जिसे यूजीसी द्वारा 2019 में चलाया गया था, और वर्तमान में इसका दूसरा रूप जारी कर दिया, उसे क्या रख दिया? 2.0। इसमें क्या दिया? नैतिक शिक्षा दी जाएगी, हमें ये करना चाहिए, हमें अच्छा, सभी को अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। तो नमो है 108, ये दोस्तों एक कमल की किस्म है जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। नमो है 108, ये अपने को ध्यान में रखना है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये धन्नीपुरी गांव उत्तर प्रदेश में है, जो दोस्तों अपना रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है। उससे 22 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है धन्नीपुरा गांव, वहां पर एक मस्जिद बनाई जाएगी, उसका नाम क्या रखा गया है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये आपको ध्यान में रखना है। सालार जंग संग्रहालय, इसमें दोस्तों सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया गया है अपने पर्यटन मंत्री जी द्वारा। यह देखिएगा, आपको मैंने बताया था रेड्डी आ जाए तो वह कहाँ से होंगे? हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन जी रेड्डी, रेड्डी आ गया तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। तो इस प्रकार अपने को याद रखना है। यहाँ पर 5 नई दीर्घाओं का प्रसादम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। देश की पहली स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन के में नीलकंठ भवन के महाकाल लोक में जनवरी 2024 में किया गया। यहाँ ईट राइट के मापदंडों के अनुरूप पर्यटकों व मेहमानों को उज्जैन के व्यंजन परोसे जाएंगे, और प्रसादम की 17 दुकानें होगी। इसमें राजगिरा, सांवा, कद्दू, रौगी, दाल फावड़े, अन्य प्रकार के व्यंजन भी इसमें उपलब्ध होंगे। एक दिन चलेंगे अपने। और यहाँ विक्रेताओं को भोजन संभालने का प्रशिक्षण भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रणाली फसाई के द्वारा दिया जाएगा। तो यह था दोस्तों आज अपने राष्ट्रीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके बारे में अपन अध्ययन किया। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं, उनके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। जो अपने साइन मार्क किए हुए हैं वो अपने परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन्हें अपने चर्चा कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा 670 करोड़ की लागत से तैयार की गई बुनियादी ढांचा परियोजना जोशीमठ से 19 जनवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया। मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में किस मादा चीता ने 3 शावकों को 22 जनवरी 2024 को जन्म दिया? ज्वाला। नई दिल्ली में 29 नवंबर 2023 को आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जनता दल का अध्यक्ष सर्वसम्मति किस चुना गया? तो नीतीश कुमार जी को चुना गया है। शोध पत्रिका नेचर ने इसरो की किस महिला वैज्ञानिक को वर्ष के टॉप 10 वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया? तो कल्पना कलाहस्ती को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले किस पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया? तो सविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का। प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन 2 जनवरी 2024 को किया। इसे किस मंदिर की थीम पर तैयार किया गया था? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की तर्ज पर इसे क्या किया गया? तैयार किया गया है। तो दोस्तों यह था अपना राष्ट्रीय प्रदर्शन। कैसा लगा सभी फैक्ट बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और अपने जो सुझाव है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित कीजिएगा, जो अपने एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और अच्छी तरह से आपके सम्मुख मुझे विषय वस्तु को प्रदर्शित करने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं और नया जोश और जुनून देते हैं। सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।